हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद अमन। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त का दिन है आज, और आज हमारे देश में 3 दिन से भारत का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें भारत के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उन सभी को याद किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो पिछली क्लास थी, हम सभी लोग पिछली क्लास से लेकर के अभी तक की क्लास में जो भी पढ़ते हुए आए हैं, तो आज उसकी जो तीसरी क्लास है, हम लोग आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो क्लास है वो भी संविधान के स्रोत पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? संविधान के स्रोत इसलिए मैं पूरी क्लास पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे सभी को पूरा एक मैटर मिल जाए। ऐसा ना हो कि नहीं थोड़ा सा मैटर दिया उसके बाद फिर किसी और चीज़ पे वीडियो बना दी, फिर कोई और क्लास ले ली। नहीं, मैं जो चाहता हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को लेकर के चला जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो हमारे जो संविधान के स्रोत थे तो उसमें 4 देश तो पूरे हो गए थे। ठीक है, 4 देश हमारे हो गए थे, बचे हुए थे हमारे पास 4 और देश। तो आज हम लोग उन्हीं 4 देशों को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमारे अगला देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों के देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है? नंबर 1, नीति निर्देशक सिद्धांत। नंबर 2, राष्ट्रपति का निर्वाचन। नंबर 3, सदन के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीजें ली गई हैं हमारे देश के संविधान में? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन और जो सदन के सदस्य हैं उनको मनोनीत करने का प्रावधान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब क्या हो गया? इसका भी मतलब एक तरीके से यही है, जो कानून बनते हैं, कानून बनते थे विधि निर्माण में। ठीक है, और नीति निर्देशक सिद्धांत ये जो विधि निर्माण है, ये जो नीतियां बनती हैं, ठीक है, ये किसके अंतर्गत? कानून के अंतर्गत होते हैं। अब कानून को चलाने के भी तो कुछ निर्देश होते होंगे कि इस प्रकार से कुछ निर्देश होते होंगे जिससे कानून चल सके। ठीक है, कौन चलाता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ये आर्थिक और सामाजिक दोनों तौर पर संविधान की रक्षा करता है। ठीक है, इसका क्या? नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जितने भी कानून बनेंगे, ठीक है, उन सभी को, पहली बात तो उन कानूनों को किस तरीके से आगे प्रावधान में लाया जा सके, उनको कैसे यूज में लाया जा सके, नीति निर्देशक सिद्धांत का ये मतलब होता है। ठीक है, ये आर्थिक और सामाजिक तौर पर संविधान की रक्षा करता है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक रूप से हम लोगों को मजबूत भी करता है ये। ठीक है, आर्थिक रूप से मतलब पैसे के मामले में, ठीक है, कि लोगों के पास रोजगार हो। ठीक है, क्या हो? रोजगार हो, अपना खुद का बिजनेस कर सकें। ठीक है, अपना खुद का कोई काम डाल सकें। ठीक है, नौकरियां, जो भारतीय जनता है, भारतीय समाज है, उनको नौकरियां भी दी जाएं, तो रोजगार से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो आर्थिक स्थिति में आएंगी। ठीक है, लोगों की आर्थिक स्थिति, जो गरीब लोग हैं उनको किस तरीके से एक अच्छा जीवन दिया जा सके, जो गरीब हैं उन्हें एक अच्छा जीवन कैसे दिया जा सके। ठीक है, सभी के पास अपनी सुविधाएं
सभी के पास अपनी जो जितनी स्कीम्स निकलती हैं उनको गरीबों के पास या भारतीय नागरिकों के पास किस तरीके से पहुंचाई जाए, उसका काम करता है नीति निर्देशक सिद्धांत। सामाजिक तौर पर भी ये उसको बढ़ावा देता है, समाज में किसी तरीके की कोई अपराध ना हो, अपराध ना हो, ठीक है, किसी के जो मानव अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उनका हनन ना हो, ठीक है, उन सभी के लिए किसको क्या काम करता है, नीति निर्देशक सिद्धांत काम करता है। ये किससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। क्यों लिया गया है, ये सामाजिक और आर्थिक तौर पर हमारे देश को, हमारे संविधान को मजबूत करता है, ठीक है, ये हमारे मौलिक अधिकारों की भी ये रक्षा करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बताया है, ठीक है। किन्होंने बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है, किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है भारतीय संविधान में, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही जरूरी प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान के लिए और भारतीय नागरिकों के लिए और भारत के लिए, ठीक है। तो पहला तो हमारा ये हो गया नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बारे में हम लोगों ने इतनी जानकारी ले ली। क्या है, रोजगार भी देगी, ये आर्थिक और सामाजिक मोटे तौर पे देखे, बहुत ज्यादा पूरा एक पोथी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना समझ लीजिए, आर्थिक और सामाजिक तौर पर हम लोगों की रक्षा करती है, हमारा सम्मान बचा कर रखती है, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक रूप से तो आप समझिए गए, आर्थिक का मतलब हो गया कि रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, लोगों के पास ठीक से पैसा होना चाहिए, लोग अपने इच्छा अनुसार जी सकें, इस तरीके से। और सामाजिक रूप से मतलब कि समाज में किसी तरीके का कोई अपराध ना हो, समाज में समाज को जागरूक करने के लिए कुछ कैंपेन चलाया जाए, इस तरीके की चीजों के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अगला राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखो, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन करता है वो करता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आंसर ये बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के कौन करता है, तो वो करता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इसमें कौन कौन भागीदार होते हैं, दोनों सदन भागीदार होते हैं, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। ये संविधान का ये राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसमें क्या, दोनों सदन के लोग जो होते हैं, जो दोनों सदन होते हैं, उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्रियों का भी उसमें भागीदार होता है, ठीक है। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी भागीदार होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। जब राष्ट्रपति पद की जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, वो आता है राष्ट्रपति को क्या करने, राष्ट्रपति पद का जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसमें न्यायाधीश आता है उनको शपथ दिलवाने के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाते हैं और राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता है वो आता है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का जब चयन हो जाता है और उसको आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। तो कौन कौन करता है, दोनों सदस्य के लोग करते हैं, राज्यसभा लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो करते हैं। मुख्यमंत्री भी भागीदार होते हैं, कई अन्य जो लोग होते हैं वो सारे भागीदार होते हैं किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। बाद में देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता के हिसाब से नहीं होता है, मतलब भारतीय नागरिक जो है उनकी कोई जरूरत नहीं होती वहां पर सिर्फ ये सदन के लोग ही होते हैं, जो सदन के लोग होते हैं वही राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, चुनाव करते हैं। बैलेट पेपर के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, परिणाम सामने आते हैं, जो राष्ट्रपति बन जाता है उसको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है।
ठीक है। राष्ट्रपति इस वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है इस समय? द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। 2022 की जो महिला राष्ट्रपति हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका क्या नाम था? जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था, पूर्व राष्ट्रपति का नाम उनका नाम था रामनाथ कोविंद। अब इन दोनों को जो राष्ट्रपति बनाया गया, इससे देश को एक संदेश क्या जाता है कि केवल आप वैलिड होने चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए, केवल आप वैलिड होने चाहिए, आप देश के नागरिक हो, आप पर किसी तरीके का कोई केस ना लगा हो, ठीक है, आपकी उम्र जो 35 साल से अधिक हो, 35 वर्ष से आप अधिक हो, ठीक है, आपके ऊपर किसी तरीके का कोई केस ना लगा हो, देश के नागरिक हो, ठीक है, तो आप क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। और आप किसी प्रशासनिक सेवा में या मतलब प्रशासनिक सेवा में आप कभी ना हो, सरकारी नौकरी में आप ना हो, ठीक है, किसी पार्टी के आप नेता ना हो, ठीक है, कोई पार्टी के नेता ना हो, आप राजनीति से आपका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है, तब राष्ट्रपति उस पद के लिए वैलिड होते हैं और तब उनका निर्वाचन होता है। किससे होता है? 2 सदनों के द्वारा। दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति का चयन करते हैं और उसके बाद उनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। 2022 की ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसको याद रखना, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या बन गया? भारत की दूसरी, ठीक है, सेकंड है ये, ठीक है, फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है, अब ऊपर लिख देते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट कौन है 2022 की? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अभी जो 2022 की द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो राष्ट्रपति बनाई गई हैं। ये आदिवासी जनजाति की हैं, आदिवासियों के आदिवासी इलाके से आती हैं, ठीक है। कौन है? आदिवासियों के इलाके से। ये देश को संदेश जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है। आप अगर आदिवासी भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी है, तब भी आप राष्ट्रपति के पद तक जा सकते हैं। बस क्या है कि आपको आपका जो जीवन शैली और आपका जो जीवन जीने का तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और आप न्याय को न्याय समझने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक के पक्ष में आप जा रहे हो, नहीं, ये बिल्कुल किसी के न्याय में नहीं होता है। इसको जो अच्छा लगता है ये उसको काम करता है, ठीक है। तो हमारा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो यहाँ से खत्म होता है, ठीक है। अगला है उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान। ठीक है, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान। उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान ये जो विधानसभा के जो सदस्य हैं या राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, इनके जो उच्च सदस्य हैं उनको संसद जो है अपने मर्जी के अनुसार, ठीक है, संसद अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी पद को दे सकता है, कोई भी पद दे सकता है, ठीक है। किसके अनुसार?
मनोनीत करने के अनुसार। मनोनीत करने का मतलब यही है कि अपने अनुसार ही उसको नीतियां बताएगा, अपनी नीतियों पर ही इन सदस्यों को आगे काम करवाएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला भी हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया था? आपात उपबंध। ठीक है, ये लास्ट वाला है, बिल्कुल लास्ट, खत्म। इसके बाद आपात उपबंध। आपात उपबंध का मतलब ही होता है आपातकाल। ठीक है, इमरजेंसी जो है वो 3 प्रकार की होती है। उपबंध में जो इमरजेंसी है उनको 3 प्रकार का नाम दिया गया। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, दूसरा है राज्य आपातकाल, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, हम लोग तीनों को पढ़ेंगे। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है जब युद्ध हो, कोई विद्रोह हो गया हो, ठीक है, आक्रमण की आशंका हो या आक्रमण हो गया हो, तब क्या हो सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है। तब राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है तब राज्य जो होते हैं, जितने भी भारत के राज्य होंगे, वो सब किसके अंडर चले जाएंगे? केंद्र के नियंत्रण में। सारे राज्य जितने भी हैं वो केंद्र के नियंत्रण में हो जाएंगे। और जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है, तब क्या होता है? जितने भी मौलिक अधिकार हैं, वो सब भी बंद कर दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार वहां से खत्म हो जाते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाएगी तो मौलिक अधिकार आपके बंद कर दिए जाएंगे, वहीं स्थगित कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल खत्म कर दिए जाएंगे, वो सिर्फ बंद कर दिए जाएंगे उस समय के लिए, जब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा रहेगी। कब होता है? युद्ध हो, आक्रमण हो, ठीक है, या विद्रोह हो गया हो, तो क्या हो जाएगा? तब मौलिक अधिकार आपके खत्म हो जाएंगे। और जितने भी राज्य की जितनी भी शक्तियां, वो सारी शक्तियां कौन ले लेगा? केंद्र ही सब पूरे राज्यों के ऊपर और पूरे भारत के ऊपर अपना नियंत्रण बनाकर रखेगा जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1962 में। कब? जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को इंडो चाइना वॉर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो चाइना वॉर। कब हुआ था? 1962। इसमें भारत की पराजय हो गई थी किन्हीं कारणों से। ठीक है, वापस आना पड़ गया था। तो पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो लगा था 1962 में, जब हुआ था भारत चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद अगला है राज्य आपातकाल। ठीक है, अगला है हमारे पास राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन को कहते हैं हम लोग अध्यादेश बोल लो या आचार संहिता बोल लो, आचार संहिता। ठीक है, इसमें क्या होता है? धारा 144 लागू हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? धारा 144 लागू हो जाती है। राज्य पर पूरी तरीके से, राज्य पर किसका कंट्रोल होता है? केंद्र का होता है, सिर्फ एक राज्य पर। ठीक है, कब कब होता है? अगर वोट पड़ रहे हो या कोई दंगा हो गया हो, राज्य से ना संभाला जा रहा हो, ठीक, राज्य जो विफल हो गया, राज्य सरकार विफल हो जाती है, तब क्या होता है? तब राज्य का आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जब वोट पड़ रहे होते हैं तब क्या होता है? तब भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जा सकता है, लगा दिया जाता है। धारा 144 का मतलब होता है कि कोई कहीं पर भी जमाव नहीं हो सकता है। इकट्ठा होकर के लोग वहां पर इकट्ठा होकर के किसी तरीके की ना मीटिंग होगी, ना नारेबाजी होगी, ना ही कोई किसी तरीके का प्रदर्शन होगा। जब
राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है। ठीक है, अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री के भी वोट पड़ रहे हैं या कोई भी वोट पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगला जो हमारा है वो है ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन तो समझ में आ गया। वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है जब इकोनॉमी हमारी जो हमारा जो वित्तीय मामला होता है उसका हनन हो जाता है, मतलब जब इकोनॉमी जो है वो डाउन हो जाती है, जब वित्तीय मामले गिरने लगते हैं। मतलब हमारा जब ये आपातकाल कब लगाया जाता है, जब ऐसा होता है कि देश दिवालिया होने वाला हो। समझे, जब दिवालिया होने वाला होता है देश, तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। इसमें क्या होता है, जो इकोनॉमी होती है, जो वित्तीय मामले होते हैं वो डाउन होने लगते हैं। वित्तीय मामले डाउन होने का मतलब ये होता है सबसे ज्यादा कर्ज हो जाए। क्या हो जाए, कर्ज सबसे ज्यादा, कर्ज जो है वो सबसे ज्यादा लोन लिया गया हो। अगर इंडिया मतलब किसी देश से बहुत ज्यादा कर्ज ले ले और उस कर्ज को ना चुका पाए तो क्या होगा, तो भाई जाहिर से बात है कि कर्ज चुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको चीजें महंगी करनी पड़ जाएंगी, और जब चीजें महंगी करनी पड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वित्तीय मामले घटने लग जाएंगे, और फिर जनता अगर बागी हो जाती है तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा और भगवान करे कभी ना लगे। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों संविधान के स्रोत में जो रूस और दक्षिण अफ्रीका ये दो देश और आ गए। ठीक है, इनके बारे में क्या पढ़ेंगे। रूस से जो लिया गया है वो लिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्या लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का क्या मतलब हो गया, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, राष्ट्रीय गान का सम्मान, राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान, राष्ट्रीय पशु का सम्मान, देश विरोधी नारे नहीं लगाए जाएंगे, संविधान का सम्मान करना पड़ेगा, जो भारत के लिए जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया उन सभी का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, मौलिक कर्तव्य के अंदर आता है। दक्षिण अफ्रीका का क्या मतलब हो गया, संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान संशोधन, अगर किसी भी अनुच्छेद या संविधान में किसी भी तरीके से कोई ऐसा कोई अनुच्छेद है जिसके कारण देश में कोई काम करने में व्यवधान आ रहा हो, या जिसके कारण से कोई काम गलत तरीके से काम हो रहा हो, उसके जरिए संविधान संशोधन के जरिए। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।